बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में। कल हमने जॉइंट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि जॉइंट्स को स्ट्रक्चर की बेस पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। कल हमने फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, आज हम रिमेनिंग जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट से। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो हैं ये बहुत कम मूवमेंट को अलाउ करते हैं या बिल्कुल मूवमेंट को अलाउ नहीं करते। इनमें हालिन कार्टिलेज पाई जाती है जो कि ग्रोइंग बोन्स के दरमियान जॉइंट बनाती है। इसके अलावा ये इनमें फाइब्रस कार्टिलेज भी पाई जाती है जो कि वर्टिब्री के दरमियान जॉइंट बनाती है, जहाँ पे कोक्सल बोन्स आपस में मिलती हैं इन फ्रंट ऑफ द पेल्विस। यानी कि हमने कल पढ़ा था कि पेल्विक गर्डल मिलके बना होता है 2 कोक्सल बोन से। ये बोन्स जहाँ पर आकर मिलती हैं वहाँ पर जॉइंट बनता है, इसे हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको 2 डिफरेंट तरह के कार्टिलेजिनस जॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं, सिनकोंड्रोसिस एंड सिम्फिसिस। तो आप देख रहे हैं कि हालिन कार्टिलेज जो है ये बोन्स को यूनाइट कर रही है। कहाँ पर? यहाँ पर आपको एक लॉन्ग बोन का एंड दिखाया जा रहा है, यहाँ पर एपीफाइसियल प्लेट बन रही है। असल में ये हालिन कार्टिलेज का जॉइंट है। इसके अलावा स्टर्नम जहाँ पर ज्वाइन कर रही है विद द फर्स्ट टिप, यहाँ पर भी जो जॉइंट बन रहा है, दिस जॉइंट इज़ कॉल्ड सिनकोंड्रोसिस और यहाँ पर हालिन कार्टिलेज पाई जाती है। जॉइंट बिटवीन फर्स्ट टिप एंड स्टर्नम, यह भी इमूवेबल जॉइंट है और ये भी एक इमूवेबल जॉइंट है। सिम्फिसिस में देखें, यहाँ पर बोन्स यूनाइट होती हैं बाय फाइब्रो कार्टिलेज। ये जॉइंट्स पाए जाते हैं हमारे वर्टिब्री के दरमियान में। वर्टिब्री के जो एंड्स होते हैं वहाँ पर होती है हालिन कार्टिलेज, जबकि इनके दरमियान में होती है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज जो है ये इंटर वर्टिब्रल डिस्क बनाती है। इंटर का मतलब है दरमियान में, वर्टिब्रल का मतलब है वर्टिब्री के दरमियान में। तो वर्टिब्री के दरमियान में जो डिस्क बन रही है कार्टिलेज की, दैट इज़ फाइब्रो कार्टिलेज। ये लिटिल मूवमेंट को अलाउ करती है। इसी तरह प्यूबिक सिम्फिसिस, ये आप देख रहे हैं, ये हमारी पेल्विक गर्डल है। इसमें ये 2 कोक्सल बोन हैं जो आपस में मिल रही हैं इन फ्रंट ऑफ पेल्विस और यहाँ पर ये जॉइंट बना रही हैं प्यूबिक सिम्फिसिस। तो हम पढ़ते हैं साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में। ये जॉइंट्स जो हैं इनमें कैविटी होती है जो फिल होती है विद फ्लूइड, और ये जो फ्लूइड है ये मूविंग जॉइंट्स के दरमियान में फ्रिक्शन को कम करता है। यहाँ पर आपको ये जॉइंट दिखाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि ये 2 लॉन्ग बोन्स हैं, ये मूविंग बोन्स हैं और इनके दरमियान में आपको कैविटी नज़र आ रही है लाइट ब्लू में। दिस कैविटी इज़ फिल्ड विथ साइनोवियल फ्लूइड एंड दिस कैविटी इज़ कॉल्ड साइनोवियल कैविटी। तो आप देख रहे हैं कि जो जॉइंट है इट इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, आपको ब्लू में नज़र आ रहा है। इसे हम कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। बाहर की तरफ फाइब्रस कैप्सूल होता है और अंदर की तरफ साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। और ये जो कैप्सूल है इसका कुछ जो हिस्सा होता है मॉडिफाई होकर लिगामेंट बनाता है। लिगामेंट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर आपको पिंक में दिखाया जा रहा है कि ये लिगामेंट है। लिगामेंट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि बोन्स को आपस में मिलाता है। तो दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज़ कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट, जिसमें जो बोन्स हैं आपस में जहाँ पर मिल रही होती हैं वहाँ पर एक कैविटी होती है जो फ्लूइड से फिल होती है। ये फ्लूइड क्या करते हैं, इनके दरमियान में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ताकि ये मूव करते हुए एक दूसरे के साथ रगड़ ना खाएं। अब स्ट्रक्चर ऑफ मूवमेंट की बेस पर साइनोवियल जॉइंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू 2 मेजर कैटेगरीज, हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब यहाँ पर आपको हिंज एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिल्कुल एक बॉल की तरह है, यानी कि ये जो बोन है उसका एंड बिल्कुल एक बॉल की तरह है जो एक सॉकेट में कैविटी में जाके फिक्स हो रहा है। और ये जो जॉइंट है ये हर प्लेन में मूवमेंट को अलाउ करता है। ये हमारी शोल्डर में पाया जाता है और हिप में पाया जाता है, जबकि हिंज जॉइंट जो है ये 2 डायरेक्शंस में मूवमेंट को अलाउ करता है। आप देख रहे हैं कि ये जॉइंट्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं
कि हमारी जो स्कल है वहाँ पर जो बोन्स हैं उनमें जॉइंट्स जो पाए जाते हैं दे आर फिक्स्ड जॉइंट। पिवट जॉइंट पाया जाता है हमारी गर्दन में, जो कि हमारी गर्दन को रोटेशन जो है उसे रोटेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जा रहा है, हमारे शोल्डर में शोल्डर जॉइंट बना रहा है। इस तरह हिंज जॉइंट जो है हमारे नी में पाया जाता है, नी जॉइंट बना रहा है। अब हम पढ़ते हैं हिंज जॉइंट के बारे में। पहले ये जो जॉइंट है ये 2 डायरेक्शंस में मूवमेंट को अलाउ करता है। ये पाया जाता है एल्बो में, नी में। इन जॉइंट्स पे पेयर ऑफ मसल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं उसी प्लेन में जिस प्लेन में जॉइंट पाया जाता है, यानी कि जॉइंट और मसल्स का जो पेयर है वो एक ही प्लेन में या एक ही एक्सिस में अरेंज होते हैं। इनमें जो मसल्स हैं उनका एक एंड जो होता है वो फिक्स होता है और टू एन इमूवेबल बोन, उसे हम कहते हैं ओरिजिन। और दूसरा एंड जो होता है मसल का दैट इज़ कॉल्ड इंसर्शन और अटैच होता है विद द अदर एंड ऑफ द जॉइंट या दूसरी साइड, जॉइंट की दूसरी साइड पे विद द मूवेबल बोन। ज़्यादातर जो मसल का एंड फिक्स होता है वो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मूव नहीं करता, जबकि दूसरा जो एंड होता है सिर्फ वो मूव करता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। इनके ओरिजिन जो होता है वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है, जबकि जो इंसर्शन होता है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो बाजू को फ्लेक्स करता है और जॉइंट को ओरिजिन के पास लेके जाता है, या बाजू को या टांग को ओरिजिन की तरफ मूव करवाता है। The origin is the attachment side that does not move during contraction, while the insertion is the attachment side that does move when the muscle contract. अब यहाँ पर आपको ये जॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक हिंज जॉइंट है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मसल है इसका एक एंड अटैच है विथ स्कैपुला। स्कैपुला हम जानते हैं कि एक इमूवेबल बोन है। इसे ये मसल का वो एंड जो कि एक इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है उसे हम कहते हैं ओरिजिन। इसे कहते हैं मसल का फूला हुआ हिस्सा, इसको हम कहते हैं बेली। और मसल का दूसरी साइड जो कि एक मूवेबल बोन के साथ अटैच होती है उसे हम कहते हैं इंसर्शन। तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो बाजू है ये ऊपर की तरफ मूव करता है, यानी कि इंसर्शन जो है वो ओरिजिन की तरफ मूव करेगा। ओरिजिन अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, ओरिजिन जो है वो मूव नहीं करेगा। इंसर्शन का पॉइंट जो है वो ओरिजिन की तरफ मूव करेगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा मसल। और प्रॉक्सिमल एंड कह रहे हैं उस साइड को जो कि बॉडी के पास है, वो जॉइंट जो बॉडी के क्लोज है उसे हम प्रॉक्सिमल कह रहे हैं। और डिस्टल दूर वाले एंड को जो कि बॉडी से या इस जॉइंट से दूर है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि देयर आर 2 पेयर्स ऑफ मसल्स। हिंज जॉइंट में आप देख रहे हैं 2 पेयर्स ऑफ मसल्स जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं। एक बाइसेप है, दूसरा ट्राइसेप है। ये एक दूसरे जो मसल्स हैं एंटागोनिस्टिकली एक्ट करते हैं, यानी कि आप देख रहे हैं ये जॉइंट के साथ सेम प्लेन में अटैच हैं, जॉइंट के साथ सेम एक्सिस में ये अटैच हैं। ये इसका ओरिजिन है, ये बेली है और ये इंसर्शन है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बाजू जो है बेंड कर जाएगा और जो है ये इंसर्शन का पॉइंट ओरिजिन की तरफ मूव करेगा। इस दौरान क्या होगा, बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे जबकि ट्राइसेप जो रिलैक्स करेंगे। ये दोनों जो मसल्स हैं एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली एक्ट करते हैं। एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाइसेप्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्राइसेप्स रिलैक्स करेंगे और बाजू मुड़ जाएगा। इसी तरह एंटागोनिस्टिकली जब अमल होगा, यानी कि बाइसेप्स रिलैक्स करेंगे, ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, बाजू जो है ये सीधा हो जाएगा। ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्टेड एंड बाइसेप रिलैक्स और बाजू जो है ये सीधा हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हिंज जॉइंट है ये इन मसल्स के ज़रिए 2 डायरेक्शंस में मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, इनके आगे और पीछे मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि जो बोन है उसका एंड बिल्कुल एक बॉल की तरह होता है और वो जाकर एक सॉकेट में कैविटी में जाकर अटैच होता है। और ये जो जॉइंट है ये हर सिंपल मूवमेंट को अलाउ करता है। यहाँ पर जो मसल्स होते हैं
वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो हैं अरेंज होते हैं, यानी कि दूसरे के साथ 90 के एंगल बनाते हैं। सच जॉइंट्स हैव एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ मसल्स प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इनके एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ मसल्स होते हैं यहाँ पर, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, पैरेलल नहीं होते। इन जॉइंट में मसल्स का पेयर पैरेलल होता है, एक दूसरे के आमने सामने होता है, एक ही प्लेन में अरेंज होता है, जबकि यहाँ पर ये 2 प्लेन्स में अरेंज होते हैं। ये जो जॉइंट्स हैं ये मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनमें हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट जो हैं ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल्स हैं। अभी आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि मसल्स हैव परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द एक्सिस ऑफ मूवमेंट एट द जॉइंट। यहाँ पर जो मसल्स अरेंज होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होंगे। आप देख रहे हैं कि ये सब एक्सिस में इस तरह ये मूवमेंट को अलाउ करते हैं। यहाँ पर हमारा जो है जॉइंट्स का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं डिफ़ॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। इनके स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन सी डिफ़ॉर्मिटीज़ जो हैं ये हो सकती हैं, उनके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। ह्यूमन स्केलेटन हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, लेकिन कई दफ़ा हमारे स्केलेटन सिस्टम में कई ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, ये वीक हो जाता है, जिसके नतीजे में डिफरेंट तरह की डिफ़ॉर्मेशंस जो हैं ये कॉज़ होती हैं। ये जो डिफ़ॉर्मेशंस हैं इनके कॉजेज़ जो है वेरिएबल हैं। कुछ जो डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं वो जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से होती हैं, कुछ हार्मोनल कॉजेज़ की वजह से, और कुछ जो हैं वो न्यूट्रिशनल कॉजेज़ की वजह से होती हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ें। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जीन्स कौन कौन सी स्केलेटल डिफ़ॉर्मिटीज़ का बायस बनती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। क्लेफ्ट पैलेट का मतलब है कटा हुआ तालू। ये एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि हमारी जो मैक्सिला यानी कि हमारी अपर जॉ बोन जो है उसका पैलेटिन प्रोसेस पैलेटिन बोन के साथ फ्यूज़ नहीं हो पाता, आपस में मिल नहीं पाते। इसके नतीजे में क्या होता है, हमारा जो माउथ है और नोज़, इन दोनों के दरमियान सेपरेशन नहीं हो पाती और इनके दरमियान एक गैप रह जाता है या एक होल रह जाता है। ये जो होल है ये बच्चे के लिए सकिंग में रुकावट का बायस बनता है। जब बच्चा कोई चीज़ खाता है या पीता है तो वो जो भी वो खाता है पीता है वो चीज़ जो है उसकी नेज़ल कैविटी के ज़रिए उसके लंग्स में जाने के इम्कानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे बच्चे में एस्पायरेशन निमोनिया जो है कॉज हो सकता है। एस्पायरेशन निमोनिया तब होता है जब कोई चीज़ माउथ से या स्टमक से हमारे लंग्स में चली जाए, और ये फ़ीवर कॉज करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कफ़ जो है इसमें कॉज होती है एस्पायरेशन निमोनिया में। अब इसमें क्या चीज़ें हैं जो क्लेफ्ट पैलेट का बायस बनती हैं। हमने पढ़ा कि ये जीन्स में ख़राबी की वजह से होता है, इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसको कॉज करने का बायस बनते हैं। अब यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि ये पैलेटिन प्रोसेस है मैक्सिला का, और ये पैलेटिन बोन है। जब ये आपस में फ्यूज़ नहीं हो पाते तो फिर हमारी नेज़ल कैविटी ओरल कैविटी से सेपरेट नहीं हो पाती और यहाँ पर होल रह जाता है या सुराख रह जाता है। अब यहाँ पर आपको ये देखें एक बच्चा दिखाया जा रहा है, ये देखें इसमें क्लेफ्ट पैलेट दिखाया जा रहा है कि देखिए ये ओपनिंग है जो कि नेज़ल कैविटी और माउथ के दरमियान में प्रेजेंट है, और कई दफ़ा क्लेफ्ट पैलेट के साथ क्लेफ्ट लिप भी जो है ये कॉज होता है, यानी कि तालू के साथ जो है होंठ भी बच्चों में कटा होता है। ये भी कंडीशन जो है ये भी जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकती है। अब यहाँ पर आप देखें आपको एक नॉर्मल पैलेट दिखाई जा रही है इन इन्फेंट, ये सॉफ्ट पैलेट है और ये हार्ड पैलेट है। अब आप देख रहे हैं कि पार्शियल क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, ये जो तालू है इसमें एक होल होता है, जबकि कई दफ़ा कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप में क्या होता है, ये जो पैलेटिन प्रोसेस है ये कम्प्लीटली जो है ये फ्यूज़ नहीं हो पाता, साथ इसमें जो लिप है या जो होंठ है वो भी कटा हुआ होता है। अब हम पढ़ते हैं माइक्रोसेफली के बारे में। माइक्रो मीन्स स्मॉल, सेफली मीन्स हेड। माइक्रोसेफली नाम से पता चल रहा है स्मॉल साइज स्कल, ये भी जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से होती है। अब यहाँ पर एक बच्चे का सर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नॉर्मली जो सर होता है उसका एक ख़ास साइज़ होता है, लेकिन जो माइक्रोसेफली होती है इसमें बच्चे के सर का साइज़ होता है वो टिपिकल हेड साइज़ से छोटा होता है। कई दफ़ा सीवियर माइक्रोसेफली में बच्चे का सर का साइज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, इसे माइक्रोसेफली कहते हैं, और ये जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से होती है। ये हमारी जो है स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ का बायस बनती है, इनके हेड के साइज़ को जो है छोटा कर देती हैं। अब हम पढ़ते हैं आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस के जो है ये एक जॉइंट की इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। आर्थराइटिस में ऑलमोस्ट 100 डिफरेंट टाइप्स की इन्फ्लेमेटरी
और डीजेनरेटिव डिजीज़ जो हैं ये पाई जाती हैं जो कि जॉइंट्स को डैमेज करती हैं। आर्थराइटिस में होता क्या है कि जो जॉइंट्स हैं ये स्वेल कर जाते हैं और टेंडर हो जाते हैं। इसकी जो मेन अलामत है वो है जॉइंट्स में पेन होना और जॉइंट्स का स्टिफ़ हो जाना। और ये जो कंडीशन है ये एज के साथ साथ जो है ये बहुत ज़्यादा ख़राब होती या सीवियर होती चली जाती है। सबसे कॉमन टाइप जो आर्थराइटिस की है डैट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है सबसे कॉमन आर्थराइटिस है और ये जो है ये भी डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। इनके जॉइंट्स में जो है इसमें डीजेनरेट हो जाते हैं और ये भी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक नॉर्मल जॉइंट दिखाया जा रहा है। अब देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो कार्टिलेज है, ये जो बोन्स के दरमियान कार्टिलेज होती है जिनको कवर करती है, ये थिन हो जाती है जिसकी वजह से बोन्स आपस में रब करती हैं और बोन्स में स्टिफनेस कॉज होती है और मूव करने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा पेन करते हैं ये जॉइंट्स और इसमें स्वेलिंग हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं हार्मोनल कॉजेज़ के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। नाम से पता चल रहा है ऑस्टियो का मतलब, ऑस्टियो जहाँ भी आएगा उसका मतलब है बोन्स, पोरोसिस का मतलब है पोरस होना। ऑस्टियोपोरोसिस इसमें क्या होता है, बोन्स जो हैं वो पोरस हो जाती हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज़ इन विच बोन डिजॉर्प्शन आउटपेसिस बोन डिपॉजिट। यानी कि अब हमने पढ़ा है कि हमारी बोन्स में बहुत सारे मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं। ये मिनरल्स जो हैं ये बोन्स में से निकलते भी रहते हैं और इनमें स्टोर भी होते रहते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में मिनरल्स की पोजीशन क्या है। इस डिजीज़ में क्या होता है कि बोन्स में से मिनरल्स के निकलने की रफ्तार ज़्यादा होती है डिपॉजिट होने की निस्बत, जिसकी वजह से क्या होते हैं बोन्स आहिस्ता आहिस्ता पोरस होती चली जाती हैं और वीक होती चली जाती हैं। इस केस में बोन का जो मैस है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है लेकिन इसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। ऑस्टियोपोरोसिस मैंने आपको भी बताया कि ये ना, इसका जो लिटरली मीनिंग है वो है पोरस बोन। इसमें क्या होता है बोन्स की डेंसिटी और क्वालिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, बोन्स पोरस हो जाती हैं और बहुत वीक या फ्रेजाइल हो जाती हैं और इसके नतीजे में फ्रैक्चर होने के या हड्डी के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आम तौर पर ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये ज़्यादातर एजिड वुमेन में होता है आफ्टर मीनोपास। जब इनमें जो पीरियड्स हैं वो होना बंद हो जाते हैं तो उनमें जो है एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज़ होने से उनमें ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो कॉज होती है। इसके अलावा बहुत से और फैक्टर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसा कि इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, पुअर डाइट लेना जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन ना हो, इसके अलावा स्मोकिंग भी इसको कॉज करते हैं। इसका क्योर क्या है, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है इट ऑफर्स द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑस्टियोपोरोटिक बोन फ्रैक्चर। तो इसमें एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है ताकि जो पर्सन है उसमें बोन फ्रैक्चर के चांसेस जो हैं वो कम हो सकें। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशनल कॉजेज़ के बारे में, यानी कि ऐसे कौन से स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हैं जो कि न्यूट्रिशनल कॉजेज़ की वजह से होती हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं ऑस्टियोमलेशिया के बारे में। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब होता है सॉफ्ट बोन। इसमें होता क्या है कि इसमें जो बोन्स हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स जो हैं वो आते हैं जिनमें बोन्स जो हैं वो उनमें मिनरल्स की अमाउंट जो होती है वो इनएडिक्वेट या बहुत कम हो जाती है। अब इस डिज़ीज़ में होता क्या है कि कैल्शियम सॉल्ट्स जो हैं वो डिपॉजिट नहीं हो पाते हमारी बोन्स में, जिसकी वजह से बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं। ख़ास तौर पे हमारी जो वेट बेयरिंग बोन्स हैं लेग्स की, इनके जो हमारी लेग की बोन्स हैं जिन पे सारी बॉडी का वेट पड़ रहा होता है, और पेल्विस, ये बेंड हो जाते हैं और डिफॉर्म हो जाते हैं, इनका साइज़ यानी कि इनकी जो शेप है चेंज हो जाती है। इसकी मेन जो अलामत है वो है पेन होना, ख़ास तौर पर जब इन पे वेट डाला जाता है इन बोन्स पे तो इनमें पेन होती है। अब यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि हेल्दी बोन में आप देखें, हेल्दी बोन में किस तरह जो है इनमें मिनरल्स या अंदर जो इनकी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, जबकि एक ऑस्टियोमलेशिया के पर्सन में आप देखिए अंदर जो बोन में ऐसा वो कितना जो है चेंज हो जाता है। अब रिकेट्स के बारे में पढ़ते हैं। रिकेट्स भी जो है ये ऑस्टियोमलेशिया की तरह की ही डिज़ीज़ है। ऑस्टियोमलेशिया जो है ये
अडल्ट्स में होती है जब उनमें बोन्स जो हैं वो ग्रो हो चुकी होती है। रिकेट्स जो होती है ये तब होती है, ये भी ऑस्टियोमलेशिया की तरह की ही एक डिज़ीज़ है, लेकिन ये बच्चों में होती है जब उनमें बोन्स ग्रो कर रही होती हैं। तो रिकेट्स इज़ अनदर डिज़ीज़ इन चिल्ड्रन विद बोर्ड लेग्स एंड डिफॉर्म पेल्विस। इसमें क्या होता है, लेग्स मुड़ जाती हैं, बो हो जाती हैं, और पेल्विस जो है उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। किस वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। इसे हम ट्रीट कैसे करते हैं, विटामिन डी से भरपूर मिल्क देकर, और इसके अलावा जो पर्सन है उसको कहा जाता है कि वो सनलाइट में बैठे ताकि उसकी जो बॉडी है वो विटामिन डी जो है बना सके। तो इस तरह इसको ट्रीट किया जाता है। अब आप देख रहे हैं कि नॉर्मल पर्सन में आप देख रहे हैं बोन जो है उसकी पोजीशन क्या है, और एक ऑस्टियोमलेशिया के पेशेंट में या रिकेट्स में जो बोन्स हैं आप देख रहे हैं उसका मैस कितना कम हो गया, बोन की डेंसिटी, उसका बोन का मैस जो है वो कम हो जाता है। इसके नतीजे में जो पेल्विस और बोन्स हैं वो बो हो जाती हैं या वो मुड़ जाती हैं, वो टेढ़ी हो जाती हैं।